हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार इंगेज एकेडमी पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मानवाधिकार के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम दोस्तों पूरा जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप जीएसटी कहते हैं, इसको हम कवर करेंगे। और दोस्तों, ये टॉपिक जीएसटी ऐसे हो गया, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है आपके देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका यूपीपी का एग्जाम हो या आपका यूपीएसआई का हो या होमगार्ड का हो या कोई अदर एग्जाम हो यूपी से रिलेटेड। तो यहाँ से ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस का ये हिस्सा भी है। और प्रीवियस ईयर का जैसा ट्रेंड रहा है उसके अनुसार चीजें एनालिसिस करने के बाद ये पता चल रहा है कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अब थोड़ा डीप एग्जाम में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम जो है इस लेक्चर में पूरा जीएसटी कवर करेंगे और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का दायरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है जीएसटी। सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। तो देखिए, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कर जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के से लगते हैं। एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर और एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर। अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करें तो जैसे आपका इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट जो है दोस्तों जो व्यक्ति जिससे रिलेटेड होता है सेवा से उस पर लगता है, मतलब वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह हो गया। लेकिन ये जीएसटी क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ये संबंधित व्यक्ति पर नहीं लगता है, ये वस्तु और सेवा पर, उस पर यह टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी लागू होने से पहले कई अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स। ये सब जो है जीएसटी जब नहीं आई थी तो ये सब बहुत तमाम प्रकार के टैक्स लगते थे। तो इन सबको मिलाकर दोस्तों एक ही टैक्स जो है कलेक्शन किया गया, जिसका नाम दिया गया कि जीएसटी के तहत ही ये अब ये सारे टैक्स उसी के दायरे में आएंगे, तो उसका नाम जीएसटी दिया गया। ठीक है, उनको मतलब एकीकृत कर दिया गया, इन सारी टैक्स को मिलाकर एक जो है नया टैक्स लाया गया जिसका नाम जीएसटी हुआ। ठीक है, और ये जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। देखिए, भारत में अगर बात करें कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से ये भारत में दोस्तों प्रभावी हुआ। तो आपको पता हो गया, जैसे गुड्स माने क्या होता है कि ये वस्तु हो गई और सर्विस माने सेवाएं हो गई। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में किया गया अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। आपके मतलब अब देखिए क्या होता है कि अब तक के जो जीएसटी भारत में लाए, ये जो है कर व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार है दोस्तों। देखिए, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि जीएसटी आखिर में है क्या। ठीक है, ऊपर हमने ओवरव्यू उसका समझा था, अब आइए इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने भारत में लगने वाले कई तरह के टैक्स जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि को हटाकर उनकी जगह ले ली है। ठीक है, यह एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर आधारित है और उपभोग यानी कि कंजम्पशन पर आधारित गंतव्य कर है, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये जीएसटी। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी कैसा है, तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष कर है। या पूछ सकता है कि अप्रत्यक्ष कर ना दे के ऑप्शन में दे दे कि क्या यह एक गंतव्य कर है, तो इसका जवाब होगा हाँ, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका जो है थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं कि जीएसटी का इतिहास क्या हुआ रहा, मतलब इसको लाने का जो है इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई। देखिए, जीएसटी का इतिहास और संकल्पना। अगर संकल्पना की बात करें तो भारत में जीएसटी का विचार सबसे पहले सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय केलकर टास्क फोर्स द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा केलकर समिति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जीएसटी से। ठीक है, अगर बात करें प्रथम देश, तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश जो है वो फ्रांस है दोस्तों।
1954 में वहां जो है जीएसटी लागू हुआ था। अब बात करें कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये किस देश पर आधारित है, तो ये भारत का जो जीएसटी मॉडल है दोस्तों, ये कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल यानी कि डुअल जीएसटी मॉडल को अपनाया गया है भारत में, जहां केंद्र और राज्य दोनों एक साथ कर वसूलते हैं। ओके, अब आगे देखिए जीएसटी, बात करें जीएसटी संशोधन बिल और एक्ट की, अमेंडमेंट बिल एंड एक्ट के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें बिल माने क्या होता है दोस्तों, विधेयक होता है, विधेयक। इसे 122वें संविधान संशोधन बिल के रूप में संसद में पेश किया गया था। ठीक, 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत, ठीक है, इसको संसद में पेश किया गया। अब बात करें एक्ट माने होता है अधिनियम। अगर बिल की बात करेंगे तो 122वां हो जाएगा, लेकिन अगर एक्ट की बात करेंगे दोस्तों तो ये पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बना। तो अगर बात करें कि जीएसटी जो है किस एक्ट से संबंधित है, तो आप बताएंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। और अगर बिल की बात करेगा यानी कि अधिनियम, उसको सॉरी, अगर ये विधेयक की बात करेगा कि जीएसटी किस विधेयक से जो है संबंधित है, तो 122वें संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल से संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें भारत में जीएसटी लागू कब होने की तारीख, तो 1 जुलाई 2017। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब कुछ संवैधानिक जो है आधार भी देख लेते हैं जीएसटी के अंतर्गत। देखिए संवैधानिक आधार, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। देखिए जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A, आर्टिकल 279A के तहत किया गया है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह जीएसटी परिषद का गठन करे। तो जीएसटी परिषद क्या है दोस्तों, भारत में जीएसटी को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है। ठीक, जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 279A के तहत। ठीक, अब इसकी संरचना बात करते हैं, जीएसटी परिषद की संरचना कैसी होती है। तो देखिए परिषद में केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। देखिए कौन कौन शामिल होगा इसमें जीएसटी परिषद में। देखिए एक अध्यक्ष होगा दोस्तों, उपाध्यक्ष होता है और इसमें सदस्य भी होते हैं। देखिए अध्यक्ष कौन होगा, तो केंद्र का जो वित्त मंत्री होगा वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं और यही इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, देखिए अब बात करें उपाध्यक्ष की यानी कि वाइस चेयरपर्सन की, तो राज्यों के जो दोस्तों जो वित्त मंत्री होते हैं उनमें से किसी एक को आपसी सहमति से चुना जाता है। अगर बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री कौन है, तो सुरेश खन्ना है दोस्तों। ठीक है, यही बजट भी पेश करते हैं यूपी विधानसभा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो ये जो है राज्य, ये भी जो है जीएसटी परिषद में शामिल होंगे। ठीक, विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री। देखिए सदस्य की बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी जो है इनके सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री भी जो है दोस्तों जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं। चलिए अब इसका इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जीएसटी का इतिहास क्या रहा। देखिए अगर बात करें जीएसटी का इतिहास, तो विश्व में अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जीएसटी व्यवस्था फ्रांस में, हमने ऊपर चर्चा की, 1954 में लागू की गई थी। भारत में अगर जीएसटी का क्या जो है विकास रहा दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। देखिए सन 2000 में जीएसटी की अवधारणा पर सहमति बनी, हमने ऊपर चर्चा कर ली, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस समय थी। 2006 में दोस्तों पहली बार केंद्रीय बजट में जीएसटी का प्रस्ताव पेश किया गया, और तब उस समय वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली, याद रखेंगे अरुण जेटली, 2006 में दोस्तों वित्त मंत्री। ठीक है, 2011 में 115वां संविधान संशोधन विधेयक जो है पारित हुआ, और 2014 में दोस्तों 122वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। 2016 में संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई 122वें वाले को। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को 101 ये 122वां जो है ये बन गया 8 सितंबर 2016 को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, और ये जो है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में जो है वो लागू हो गई। चलिए अब जीएसटी की संकल्पना, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो बात करें अगर इसका मुख्य जीएसटी का प्रमुख उद्देश्य, तो देखिए वन नेशन वन टैक्स इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, और एक इसमें और जोड़ लीजिएगा वन मार्केट।
ठीक है, वन नेशन वन टैक्स ऑन मार्केट, इसका जो है, या इसी को आप नारा भी कह सकते हैं या इसी का उद्देश्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप नारा भी कह सकते हैं कि जीएसटी का प्रमुख नारा क्या है या आदर्श वाक्य। तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, टैक्स पर टैक्स खत्म करना इसका जो है उद्देश्य था दोस्तों। पूरे देश में समान व्यवस्था लागू करना, मतलब टैक्सेशन जो सिस्टम है वो सरल बनाई जा सके, इसलिए जीएसटी लाई गई। व्यापार आसान बनाना दोस्तों, पारदर्शिता बढ़ाना, तो इसका ये सब जो है प्रमुख उद्देश्य था जीएसटी का। अब बात करते हैं जीएसटी कैसा टैक्स है। तो हमने ऊपर ही चर्चा की किया है, एक अप्रत्यक्ष कर है और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि ऐसा टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु और सेवा पर उपभोग होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं जीएसटी के कितने प्रकार हैं। तो जीएसटी के मुख्यतः 4 प्रकार हैं दोस्तों। स्लैब की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, प्रकार की बात कर रहा हूं। स्लैब अभी आगे चर्चा करेंगे। देखिए जीएसटी के प्रकार, एससीजीएसटी होता है, यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, दूसरा है एसजीएसटी, ये राज्य सरकार वसूलती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है आईजीएसटी, एक राज्य दूसरे राज्य में व्यापार पर लगाता है दोस्तों, यानी कि विद इन द स्टेट के बीच में ये आईजीएसटी लगता है। ठीक है, विद इन द स्टेट्स, यानी कि इसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य पे व्यापार पे लगाता है अपना। यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब होता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में ये लगता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है। बात करते हैं जीएसटी के नवीनतम स्लैब। देखिए ये पुरानी स्लैब है दोस्तों। पुरानी टैक्स स्लैब जीएसटी की कितनी थी? आयकर वाली मैं नहीं पूछ रहा। ठीक है, आयकर की टैक्स स्लैब नहीं, उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, ये जीएसटी की स्लैब, ये पुरानी में कितनी थी दोस्तों? 5। देखिए पुराने जीएसटी टैक्स स्लैब में, ठीक, 5 स्लैब थे दोस्तों। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इन सबको हटा दिया गया है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करें। देखिए जो पुरानी टैक्स व्यवस्था थी, जैसे 0% आवश्यक वस्तुओं पर लगता था, 5% दैनिक वस्तुओं की जो है दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर, 12% प्रोसेस्ड सामान पर लगता था, 18% अधिकांश वस्तुएं इसी के दायरे में आती थी दोस्तों। 18%, 28% लग्जरी सामान पर लगता था। ठीक है, लेकिन अब जो है जीएसटी की मात्र जो है दोस्तों नई टैक्स रिजीम की अगर बात करें कि जीएसटी के जो है नई स्लैब में क्या स्ट्रक्चर, देखिए जैसे पुरानी जो है टैक्स व्यवस्था जो थी वो 5, 12, 18, 28% थी वाली व्यवस्था को बदलकर अब केवल 4 स्लैब कर दिए गए हैं। लेकिन ये 4 नहीं, इसमें केवल आप 2 ही मुख्य जो है दोस्तों वो माने जाते हैं, 2। अगर ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में 2, 4 दोनों दिया हुआ है, ठीक दोस्तों, तो आप 4 को टिक करेंगे नई टैक्स स्लैब में। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल 2 दिया हुआ है तो 2 ऑप्शन ही आप चूज करेंगे। देखिए 0% को नील कहा जाता है, इसलिए इसको जो है नई कर व्यवस्था में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, मतलब टैक्स स्लैब में। तो 0% या आवश्यक वस्तुएं जैसे बिना पैक किया हुआ अनाज हो गया, ठीक, फल सब्जियां हो गई जो पैक्ड नहीं हो, पैक हो जाएंगी तो वो जो है 5% के दायरे में आ जाएंगी। मतलब जो खुली चीजें हैं जैसे फल सब्जी अनाज, जो डब्बा बंद चीजें नहीं है, और स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, शिक्षा वगैरह, 5% उन पर लगेगा दोस्तों, जैसे रोजमर्रा की जो जरूरतें हो गई। 12% वाले कई सामान अब जो है इसी स्लैब में आ गए हैं दोस्तों, जैसे घी, मक्खन, पनीर, नमकीन और कुछ दवाइयां, ये 5% टैक्स स्लैब में आएंगी। 18%, बात करें 18%, तो इसमें अब तक सबसे प्रमुख स्लैब है। 12 और 18% की श्रेणियों को मिलाकर जो एक कर दिया गया दोस्तों, 18% के दायरे में इसको लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक के सामान जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह हो गए, ठीक, फोन्स, ये सब इसी जो है 18% के दायरे में आती है। 40% इसमें एक नई जो है टैक्स जोड़ दी गई है दोस्तों, 40% अलग से। ये जो है सिनगुड और लग्जरी आइटम, सिनगुड माने जैसे शराब वगैरह, दारू शराब, ये सब पुरानी 28% और सेस को मिलाकर जो है ये 40% जो है किया गया है। ये एक नई टैक्स रिजीम है दोस्तों, मतलब टैक्स स्लैब है वाली व्यवस्था को हटाकर लग्जरी कार, जैसे लग्जरी कारें हो गई, तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक हो गए, ठीक, कोल्ड ड्रिंक के लिए एक सीधा 40% का स्लैब में इसको जो है इंक्लूड किया गया है।
तो अब आपसे बात करेगा कि अब जो है नई कर व्यवस्था कितने परसेंट, तो आप बताएंगे 5 और 18, 5 18 ये दो याद रखेंगे। ठीक, अगर ऑप्शन में 2 आता है तो 5 18 पर टैक्स स्लैब में आप टिक करेंगे, 5 और 18। अगर 4 आएगा तो फिर आप 0 5 18 और 40, 0 5 18 40, तब आप 4 टैक्स स्लैब टिक करेंगे। ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। देखिए किन वस्तुओं के दाम जो है घटे हैं दोस्तों नई टैक्स जो है जीएसटी के तहत, तो बीमा बीमा कंपनियों को छूट दी गई है दोस्तों। व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य संबंधी इंश्योरेंस को अब जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एसी टीवी सभी साइज के दोस्तों और वॉशिंग मशीन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। छोटी कार जैसे 1200 सीसी जैसे पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल से कम की छोटी कारों पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा, मतलब घटा दिया गया है। 1200 सीसी पेट्रोल की कार और 1500 सीसी डीजल कार से इनसे कम जो है छोटी कारें जो होंगी उन पर जो 28 से घटाकर 18% टैक्स लिया जाएगा। डेयरी और किचन जैसे घी मक्खन और सूखे मेवे अब 12% के बजाय 5% के दायरे में आएंगे नई टैक्स रिजीम के अनुसार जीएसटी। ठीक है, कैंसर की दवाइयां जैसे 33 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दर को घटाकर 0% या 5% पर कर दिया गया। पहले इस पर जो है 18% और इससे अधिक पर लगता था दोस्तों कैंसर की दवाओं पर जीएसटी। देखिए अब बात करते हैं जीएसटी के प्रकार और नवीनतम स्लैब। अच्छा, स्लैब तो हमने चर्चा कर ली और प्रकार भी चर्चा कर ली, जैसे सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये हमने ऊपर जो है दोस्तों वो चर्चा कर ली थी। देखिए स्लैब के बारे में भी हमने जो है चर्चा कर ली नई स्लैब। तो वर्तमान में 4 स्लैब हैं। देखिए 5 12 18 और 28। वस्तुओं पर 0% और कीमती पत्थर सोना जैसे कीमती पत्थर सोना पर विशेष 0.25% या 3% लागू है दोस्तों। ठीक, जब आप सोना वगैरह खरीदते हैं तो 3% उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। ठीक, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या फिर आप जो है दुकान वगैरह से जाके, उसमें 3% ऑलरेडी जो है जीएसटी इंक्लूड होता है। जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं इसके बारे में। जीएसटी परिषद या जीएसटी अध्यक्ष और सदस्य के बारे में देखिए। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र अनुच्छेद 279A के तहत जो है जीएसटी से जुड़े जो है निर्णय लेती है ये। ठीक है, जीएसटी काउंसिल अध्यक्ष इसका चेयरपर्सन कौन होगा, तो हमने ऊपर चर्चा की केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, इसके जो है अध्यक्ष होंगे चेयरपर्सन और वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। सदस्य केंद्र में केंद्र वित्त राज्य मंत्री जैसे वर्तमान में श्री पंकज चौधरी हैं दोस्तों, इसके सदस्य हैं। सदस्य राज्यों से अगर बात करें तो सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों विधानसभा वाले वित्त मंत्री नामित मंत्री होते हैं। ठीक है, देखिए राज्यों की परिषद का अलग से कोई अस्थायी गठन नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मतलब राज्य की अलग से जीएसटी काउंसिल होगी ऐसा नहीं होता। ठीक, एक ही होगी, बल्कि सभी राज्यों के वित्त मंत्री केंद्रीय जीएसटी परिषद का हिस्सा होते हैं, तो याद रखना। ठीक है, राज्य की अलग से कोई जीएसटी काउंसिल नहीं होती है, बल्कि सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो केंद्रीय जीएसटी परिषद का हिस्सा होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इन वस्तुओं पर अभी जो है टैक्स बढ़ाया गया था, तो जो 40% देखिए लग्जरी सामान जैसे महंगी महंगी घड़ी हो गई, बड़ी गाड़ियां, ठीक, एसयूवी वगैरह हो गए, निजी विमान पर अब 40% जो स्लैब में है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर इन पर 40% की दर से टैक्स लागू है दोस्तों। तंबाकू उत्पाद जैसे सिन गुड़ हो गए, ठीक है, दारू वगैरह, दारू शराब फरवरी 2026 से तंबाकू और सिगरेट पर मुआवजा सेस कंपनसेशन से खत्म कर इसे सीधे 40% के स्लैब में डाल दिया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं जीएसटी से जुड़े प्रमुख एक्ट। सीजीएसटी एक्ट 2017 में आया है दोस्तों, केंद्रीय जीएसटी कानून है। एसजीएसटी ये भी 2017 में, राज्य आईजीएसटी ये भी 2017 में, अंतरराज्यीय व्यापार कानून, यूटीजीएसटी जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक, ये सब 2017 के एक मतलब 17 का ही एक्ट है, बस उसमें CSI और U जोड़ देना है बस, और ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। देखिए जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। ठीक है, जीएसटी संशोधन की बात करें दोस्तों तो जीएसटी में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाना है, ई इनवाइस को मुहैया कराना, QRMP स्कीम ये भी जो है जीएसटी के
संशोधन के बाद ही जो है लाई गई। ठीक, इनपुट टैक्स क्रेडिट नियम ये सब जीएसटी संशोधन का हिस्सा है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, इन सब पर रेगुलेशन जो है जो जीएसटी संशोधन के तहत किया जाता है। अब बात करते हैं जीएसटी डे। तो हर साल आपको पता होगा 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है दोस्तों। और बात करें 2025 जीएसटी डे की थीम क्या है, तो सिंप्लीफाइंग टैक्सेस इंपावरिंग सिटीजन। क्या है, सिंप्लीफाइंग टैक्सेस इंपावरिंग सिटीजन जो है 2025 की थीम रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी परिषद, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है। देखिए, जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय जिसका गठन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत हुआ है। हमने अध्यक्ष के बारे में बात कर ली, वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य जो है राज्य के वित्त मंत्री, केंद्र शासित और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और कर मंत्री इसमें जो है जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं। ये बात हमने चर्चा कर ली। अब बात देखिए, अगर बात करें वर्तमान जीएसटी परिषद, जाहिर सी बात है निर्मला सीतारमण जी इसके अध्यक्ष हैं। प्रमुख सदस्य की बात करें तो राज्य के वित्त मंत्री जैसे उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी इसमें भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीएसटी परिषद की विशेषता क्या क्या है। तो देखिए, सहकारी संघवाद, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है दोस्तों जीएसटी परिषद। इसमें निर्णय जो है 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। केंद्र का वोट भार कितना होता है, तो 1/3 यानी कि 1/3 होता है। और वोटों का भार जो है दोस्तों ये 2/3 जो है होता है। ठीक है, जीएसटी परिषद में। और याद रखना दोस्तों, गणपूर्ति के लिए जो है 50% जो है मतदान आवश्यक होता है। ठीक, और वहीं 33.33%, गणपूर्ति के लिए 50% जो है सदस्य जो है होने चाहिए और 33.33% जो है मतदान के साथ जो है जीएसटी परिषद में मतलब ये होना चाहिए। बात करते हैं राज्य जीएसटी परिषद। राज्य जीएसटी परिषद राज्य स्तर की व्यवस्था के लिए, हर राज्य में वित्त मंत्री, कर मंत्री, राज्य कर विभाग होगा, जीएसटी कमिश्नरेट होगा। ठीक है, उदाहरण उत्तर प्रदेश, सामान्यतः राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद की प्रमुख बैठक की बारे में बात करें तो देखिए, पहली बैठक कब हुई थी, तो 22 से 23 सितंबर 2016 को हुई थी। डेट याद रखेंगे, जीएसटी परिषद की पहली बैठक। थोड़ा अगर एग्जामिनर घुसने की कोशिश की तो फिर जो है आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे वहां। तो इसलिए हो सकता है कि जीएसटी परिषद की प्रमुख पहली बैठक कब हुई थी, तो 22 से 23 सितंबर 2016 में। और अगर बात करें हाल ही की कुछ बैठकें जो हुई है उनके बारे में चर्चा करें तो देखिए, हाल ही की कुछ बैठक अगर बात करें तो देखिए, बैठक तिथि और यहाँ स्थान देखिए, 53वीं बैठक 22 जून 2024 को हुई थी। 22 जून 2024 नई दिल्ली में। सारी बैठकें नई दिल्ली में ही होंगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। ठीक है, अगर बात करें 53वीं बैठक 22 जून 2024 नई दिल्ली में हुई। 54वीं बैठक 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। 55वीं बैठक 21 सितंबर 2024 को हुई थी जैसलमेर। सारी बैठक जो है नई दिल्ली में होती है। ठीक है, नई दिल्ली में तो वहाँ हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका जो है अधिकतर बैठकें जो है वो होती हैं। ठीक है, लेकिन एक 55वीं जो बैठक है 21 सितंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी। और 56वीं जो नवीनतम बैठक है अभी, वो 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जो है दोस्तों ये बैठक हुई थी। और इसी में जो है जीएसटी के दायरे को जो है संशोधन किया गया जीएसटी टैक्स स्लैब में। ठीक है, तो 56वीं बैठक, इसको याद रखेंगे, 3 से 4 सितंबर 2025 नई दिल्ली। चलिए अब आगे बात करते हैं जीएसटी परिषद की प्रमुख चर्चाएं 2025-26 की। जो जीएसटी परिषद की प्रमुख चर्चाएं रही क्या रही, जीएसटी रेट का रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, 2 स्लैब सिस्टम प्रस्ताव पारित हुआ। याद रखना, बहुत लोग 4 स्लैब मार के आएंगे, अगर ऑप्शन में 2 स्लैब आएगा, नवीनतम पूछेगा जीएसटी की नवीनतम कर व्यवस्था में कितने स्लैब हैं, तो आपको 2 ही मारना है, 4 मत मार लेना, क्योंकि 0% और 5% को इंक्लूड नहीं करता है अभी ये। ठीक, जब ऑप्शन में 4 आएगा तब आपको 4 लगाना है। देखिए, इंश्योरेंस टैक्स रिडक्शन करना। ठीक है, इसेंशियल गुड्स पर राहत दी गई इसमें। ठीक, कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ई इनवॉइसिंग पर जो है विशेष चर्चा हुई। अब बात करते हैं जीएसटी के लाभ। पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली जो है लागू हो और टैक्स को सरल बनाया जाए, इसलिए जीएसटी जो लाई गई। टैक्स चोरी में कमी करना, ऑनलाइन प्रक्रिया में सुधार करना, व्यापार में सरलता हो, इसलिए जीएसटी जो है लाई गई। ठीक है, लॉजिस्टिक
कास्ट को कम करना है। लॉजिस्टिक माने जानते हो, वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में आवागमन, ठीक है, वहां से जो है व्यापार, आयात और निर्यात, ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह हो गए, बहुत सारे डीजल पेट्रोल, इन सब लॉजिस्टिक, खाद चीजें हो गई, जैसे मतलब अनाज पानी हो गया, तो ये सब लॉजिस्टिक के अंतर्गत आते हैं। देखिए जीएसटी की कमियां अगर बात करें क्या है, अभी हमने लाभ देखा, अब जीएसटी की डीमेरिट्स देखते हैं। देखिए छोटे व्यापारियों पर कंप्लायंस का बर्डन बहुत होता है, बार बार रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है, तकनीकी समस्याएं होती हैं, ठीक, कई स्लैब होने से जटिलता थी, ठीक, तो इसलिए जो है इसको सिंप्लीफाई किया गया। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, संविधान संशोधन 101वां था, ठीक, पहला देश फ्रांस था दोस्तों। जीएसटी परिषद का गठन 2016 में, वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण। और बात करते हैं 122वां जो है वो क्या था, वो विधेयक था। चलिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो देखिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष सदस्यों का निर्वाचन है चयन। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव सामान्य जनता द्वारा नहीं होता, इनका गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार पद के आधार पर किया जाता है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार क्या है, तो देखिए जीएसटी परिषद का गठन भारतीय संविधान के 279A आर्टिकल के तहत होता है, अनुच्छेद के तहत किया जाता है। हमने ऊपर ये सब चर्चा कर ली है, बस जो है थोड़ा एक ओवरव्यू समझते हैं। देखिए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कैसे बनता है, तो अध्यक्ष जो होता है भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री स्वतः जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, इसमें कोई जो है चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है। वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण जी है, इनका अलग से निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। जीएसटी परिषद के सदस्य कैसे बनते हैं, केंद्रीय सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के सदस्य होते हैं, और राज्य सदस्य जो है हमने चर्चा कर ली, राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री या कर और वित्त विभाग का नामित मंत्री होगा, तो ये सब हमने चर्चा कर ली है। और सदस्यों का भी जो है अलग से कोई चुनाव नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये सब भ्रम में मत रहिएगा कि इनका चुनाव वगैरह होता है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई जो है नियम नहीं है। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन, जीएसटी परिषद अपने राज्य मंत्रियों में से किसी एक को उपाध्यक्ष चुन सकती है, ठीक, यह चयन परिषद के सदस्य द्वारा किया जाता है। निर्णय लेने यानी कि निर्णय लेने की जो है वोटिंग सिस्टम, वोटिंग प्रणाली क्या है, जीएसटी परिषद निर्णय मतदान द्वारा तय किए जाते हैं दोस्तों। देखिए मतदान प्रभार, पक्ष वोट भार, केंद्र सरकार का 1/3, 1/3 और सभी राज्य मिलाकर 2/3, ठीक है। और निर्णय पारित होने के लिए दोस्तों 3/4 जो है बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात 75% बहुमत आवश्यक होता है, तब कोई जो है निर्णय लिया जाएगा। वही चीजें हैं दोस्तों जो हमने ऊपर चर्चा कर ली। निर्णय प्रणाली 3/4 बहुमत। देखिए यहाँ से बात करते हैं जीएसटी डे 2026 और प्रमुख बैठक। देखिए जीएसटी डे हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसकी संभावित थीम जीएसटी 2.0 एमएसएमई के लिए सरलीकरण और डिजिटल विकास पर केंद्रित है, ठीक, ये संभावित है। आधिकारिक घोषणा 1 जुलाई को होगी। देखिए 2026 की बैठक, तो 27वीं जीएसटी बैठक जो है मई के अंत या जून 2026 में होने की संभावना है दोस्तों। इसका मुख्य एजेंडा पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण और दर युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन करना है दोस्तों, ठीक है। 97वीं जीएसटी परिषद अभी मई जून में प्रस्तावित है 2026 में, क्यों 26 और 56वीं तो जो है 3 से 4 सितंबर जो है 2025 को आयोजित हुआ था, उसको याद रखेंगे आप। देखिए 2026 में बैठकों का मुख्य फोकस जीएसटी 2.0 सुधारों पर है, जिसमें तकनीकी ढांचे पर मजबूत बनाना जो है ये शामिल है दोस्तों। तो अब देखिए जीएसटी से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए जीएसटी वस्तु और सेवा कर को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यूपीपी जैसे आपके जो परीक्षाएं हैं, ठीक, अनुच्छेदों जैसे आर्टिकल की बारीक होने के जो है यहाँ से प्रश्न जो है बन सकते थे। देखिए प्रमुख अनुच्छेद जैसे 246A जो है विशेष शक्ति देता है, जैसे क्या है ये देखते हैं, यह अनुच्छेद संसद और राज्य की विधानसभाओं में जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है 246A के तहत, ठीक, ये जीएसटी जो है जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है संसद, भारत की संसद और राज्य की विधानसभाओं को, ठीक है। यह केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ कर लगाने का अधिकार देता है। और अगर बात करें 279A के तहत, तो इसके तहत जो जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है।
देखिए, अंतरजातीय इंटर स्टेट व्यापार के मामले में केवल संसद केंद्र को कानून बनाने का विशेष अधिकार है, अनुच्छेद 246A के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 269A क्या होता है। अनुच्छेद 269 ये IGST का बंटवारा है। जब व्यापार दो राज्यों यानी कि इंटर स्टेट के बीच होता है तब IGST वसूला जाता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार IGST वसूलेगी और इसे GST परिषद की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको वसूलती है IGST को केंद्र सरकार, लेकिन बांटा जाता है जो GST परिषद की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच। ये बात याद रखेंगे आर्टिकल 269A के तहत। आयात यानी कि इंपोर्ट को भी अंतरजातीय व्यापार माना जाता है और इस पर भी IGST लगता है दोस्तों। तो इंपोर्ट पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। अनुच्छेद 279 है GST परिषद का गठन है, हमने पहले चर्चा कर ली। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके तहत GST परिषद का गठन किया गया है। यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे GST लागू होने से 60 दिनों के भीतर इस परिषद का गठन कर लें। यही वह मंच है जहां केंद्र और राज्य मिलकर GST की दरें और नियमों पर निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं, सारांश जो है पढ़ लेते हैं इसका। देखिए, अनुच्छेद विषय और मुख्य बिंदु। 246A कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को है। 269 है IGST का प्रशासन, अंतरजातीय व्यापार पर कर का बंटवारा। 279 GST परिषद का इसमें गठन है, परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली पर इस पर बात की गई है। 286 वस्तुओं की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ये आर्टिकल है, राज्यों को अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने से रोकता है। 286 और 366 और सब क्लाज 12A ये क्या करता है, GST की परिभाषा से संबंधित है। GST को शराब को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर के रूप में परिभाषित करता है दोस्तों। तो 366 सब आर्टिकल 12A ये क्या कहता है, ये GST की परिभाषा से संबंधित है, याद रखना। अतिरिक्त जानकारी ये सब हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। 101 का संविधान संशोधन 2016। ठीक है, अनुच्छेद 248, 249, 250 इनमें भी बदलाव किए गए ताकि GST को संवैधानिक बाधा ना आए, GST लागू करने में कोई संवैधानिक बाधा ना आए, इसलिए आर्टिकल 248, 249 और 250 में जो है बदलाव किए गए। अच्छा, कुछ जैसे याद रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अगर कोई प्रश्न आए तो ऐसा आ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर GST तब लागू होगा जब GST परिषद इसकी सिफारिश करेगी। तो आर्टिकल 279A सब क्लाज 5 में कहा गया है। ठीक, वैसे पेट्रोलियम उत्पाद वगैरह पर GST नहीं लगता है, इस पर सेस ऑफ वैट लगते हैं। अब देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न कह रहा है, यदि GST परिषद में किसी निर्णय पर मतदान होता है और उपस्थित राज्यों के कुल भारित मत यानी कि वेटेज वोट का 70% पक्ष में है, तब केंद्र सरकार ने विरोध में मत दिया तो निर्णय की स्थिति क्या होगी। तो देखिए उत्तर, निर्णय जो है अस्वीकृत माना जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 75% यानी कि 3/4 बहुमत जरूरी है दोस्तों। केंद्र के पास अकेले 33.33% यानी कि 1/3 वोट है, अतः केंद्र की सहमति के बिना कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखेंगे। जब तक केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव नहीं मतलब उस पर अपनी सहमति नहीं व्यक्त करती है, तब तक वो जो है GST परिषद से वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और देखिए दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को GST परिषद के गठन की शक्ति दी गई है और इसके सचिव की भूमिका कौन निभाता है। तो देखिए, अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह GST परिषद का गठन कर सकता है। परिषद के सचिव की भूमिका केंद्रीय राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी निभाते हैं दोस्तों। तो पूछ लेगा GST परिषद के सचिव कौन होते हैं, तो आप बताएंगे केंद्रीय राजस्व सचिव जो है GST परिषद की भूमिका निभाते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ जो है तकनीकी प्रश्न क्या हो सकते हैं। देखिए, GST के अंतर्गत सांविधिक लेवी, स्टैट्यूटरी लेवी और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के संदर्भ में ब्लॉक्ड क्रेडिट का उल्लेख किस धारा में है। तो देखिए, CGST अधिनियम 2017 की धारा 17 सब क्लाज 5 में
ब्लॉक्ड क्रेडिट का प्रावधान है, जैसे कार खरीदने या भोजन पर मिलने वाले टैक्स की वापसी नहीं मिलती है, यही होता है ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के तहत कर भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होती है और यह किन विशेष स्थितियों में लागू होता है। तो देखिए, इसमें कर भुगतान की जिम्मेदारी सेवा या माल प्राप्त करने वाले रेसिपिएंट की होती है, ना कि प्रदाता सप्लायर की। यह तब लागू होता है जब कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी अपंजीकृत व्यक्ति से माल खरीदता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। देखिए, कुछ और है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य जीएसटी अधिनियम 2017 की किस धारा के अंतर्गत राज्य कर न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है और इसकी मुख्य पीठ कहाँ प्रस्तावित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इसकी मुख्य पीठ लखनऊ में है और यह अन्य पीठ जो है प्रयागराज में प्रस्तावित है। तो मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में है, और अन्य पीठ कहाँ होगी, प्रयागराज में। यूपी जीएसटी के अंतर्गत ई वे बिल जनरेट करने की अनिवार्यता के लिए इंट्रा स्टेट राज्य के भीतर माल परिवहन की न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर 50,000 से अधिक के माल के परिवहन पर ई वे बिल अनिवार्य है। कुछ विशेष वस्तुओं के लिए यह सीमा अलग हो सकती है, तो यह याद रखेंगे दोस्तों। कुछ अगर और एक प्रश्न है, इसके बारे में देखें। जीएसटी 2.0 के तहत इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ और जीएसटीआर 2B के बीच विसंगति होने पर लागू होने वाले नए पोर्टल आधारित हार्ड ब्लॉक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों फेक इनवॉइसिंग, फर्जी बिलिंग और कर चोरी को पूर्णतः समाप्त करना, ताकि बिना कर भुगतान किए आईटीसी का लाभ न लिया जा सके। ठीक है। वर्गीकरण और अपवाद, उन वस्तुओं की पहचान करें जिन पर वर्तमान में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन केंद्र और राज्य उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और वैट वसूलते हैं। तो ये होता है पेट्रोल होगा, डीजल होगा, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। ठीक है। और एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ और मानव उपभोग के लिए शराब, इन पर जो है दोस्तों जीएसटी नहीं लगता है। इन पर जो है केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क और वैट जो है वसूला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक टर्म है जीएसटीआईएन की फुल फॉर्म, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो याद रखें, जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या। इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए, यह जीएसटी पंजीकरण प्रणाली को दिया जाने वाला 15 अंकों का यूनिक नंबर होता है दोस्तों, जो पैन कार्ड पर आधारित होता है। ठीक, तो जीएसटीआईएन जो है 15 अंकों का यूनिक कोड होता है जो पैन कार्ड पर आधारित होता है। देखिए, जीएसटीआईएन के 15 अंकों का विश्लेषण जो है कैसे होता है। देखिए, जीएसटीआईएन के हर अंक का एक विशेष अर्थ होता है। जैसे पहले जो अंक होंगे दोस्तों शुरुआत के, वो राज्य का कोड होगा, स्टेट कोड होगा। जैसे उत्तर प्रदेश केंद्र का जो है राज्य का कोड है 09 है। अगले 10 अंक जो होंगे वो व्यापारी का पैन नंबर होता है दोस्तों। 13वां अंक यह एक ही राज्य के एक ही पैन कार्ड पर हुए पंजीकरण की संख्या को दर्शाता है दोस्तों, एंटिटी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक, 14वां अंक यह डिफॉल्ट रूप से जेड होता है दोस्तों, 14वां अंक। और 15वां अंक यह एक चेक कोड होता है जो डेटा में गलती पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अंक या अक्षर कुछ भी हो सकता है, मतलब यह अंक भी हो सकता है, 15वां अंक जो होगा यह अक्षर भी हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए अनिवार्यता क्या है दोस्तों। तो किसी भी व्यापारिक रसीद पर जीएसटीआईएन का होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है। सत्यापन इसे जीएसटी पोर्टल पर जाकर सार्वजनिक रूप से वेरीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने पूरी जीएसटी कवर कर ली। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये जो है वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों जो आपके सुझाव होंगे उसको भी बताइएगा। और आज दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।